अच्छा जी। अब जरा आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं कैनन्स ऑफ टैक्स। इसकी बात करते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये वो बातें हैं जो आप पीआरसी में भी पढ़ के आ चुकी हैं। सेम हमने वही वाली बात जो है वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। कैनन्स का मतलब क्या होता है? कैनन्स का बेसिकली मतलब जो है वो होता है असूल। क्या होता है? असूल। मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं हम उनकी बात जो है वो कर रहे होते हैं। अब हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो चार जो है वो टैक्सेशन जो है वो कैनन्स में आ रहे हैं। अब बताएं, आवाज क्लियर है? अब आवाज क्लियर है? अच्छा जी, कैनन्स, असूल। अब इनको आपने क्रैम नहीं करना, इनको रटा नहीं मारना, बिकॉज ये सारी वो बात है जो हम बेसिक पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं। वही सारी डिस्कशन जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे भी करनी है। अब कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब देख रहे हैं कि एक अच्छा जो सिस्टम है, ये जो टैक्स लॉज हैं वो किन कैनन्स के ऊपर, किन असूलों के ऊपर जो है वो बेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कन्वीनियंस ऑफ पे। क्या आ जाएगा? कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। फिर आ जाएगा कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी। फिर आ जाएगा इक्वालिटी। और फिर आ जाएगा हमारे पास इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। अब पहला हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। व्हाट डज इट मीन? कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताएं, सोच समझ के, कि गवर्नमेंट आपसे कहे कि ये टैक्स दें, और आप टैक्स देने भी जाएं, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी हो, कोई सायदार जगह ना हो, और टैक्स पे करने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो, मुश्किल भी हो, लाइनों में लग के धक्के खा के जलील ख्वार हो कि अगर आपको टैक्स पे करना पड़े, तो क्या लोग टैक्स पे करेंगे? सोच के बताइएगा। आर पीपल गोइंग टू पे द टैक्स इफ दे आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन? लेकिन उसके ऑन अदर हैंड आसान सिस्टम हो, ऑनलाइन पे हो सके, धक्के नहीं खाने हैं आपको, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर बैठे बैठे इजी मोड से पेमेंट हो जाती है, तो क्या लोग टैक्स पे करेंगे? ना फिर यस, अब लोग जो है वो क्या करेंगे, टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। तो सर, इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके लिए सिस्टम का कन्वीनियंट होना। अगर आप टैक्स पेयर के लिए आसानी पैदा करोगे, उसके लिए इजीनेस चीजों से लेके आओगे, तो वो भी क्या करेगा, आपके लिए आसानी ही पैदा करेगा। और अगर आप उसके लिए मुश्किल पैदा करोगे, उसके लिए सिस्टम की डिफिकल्टीज डेवलप करोगे, तो आपके लिए लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट आएगा, कि आपका पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। उसके बाद सर्टेनिटी। आपसे गवर्नमेंट के टैक्स पे करो, आपके ठीक है टैक्स देने, कितना पे करना है, वो कहीं जितना दिल करता है पे करो। अगर गवर्नमेंट ये कह दे जितना पे करते हो, जितना दिल करता है उतना पे कर दो, तो क्या लोग टैक्स पे करेंगे? लेकिन अगर अमाउंट सर्टेन हो, लेकिन अगर अमाउंट सर्टेन हो, गवर्नमेंट 1,000 है तो गवर्नमेंट 1,000 रुपया ले रही है, आपको पता है कि ये 1,000 आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है। या गवर्नमेंट आपसे 10,000 10,000 ले रही है, उस 1,000 के कैलकुलेशन का पता है, तो लोग जो है वो क्या करेंगे, टैक्स जो है वो पे कर रहे होंगे। ऐसा है कि नहीं?
आप लाहौर से ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद, आपका टोल टैक्स पड़ता है 1300 रुपया। कंफर्म पता है कि आपको इतना टोल टैक्स पड़ना ही पड़ना है। लेकिन अगर आप लाहौर से ट्रैवल करें और आप इस्लामाबाद जाएं और आपको टैक्स का पता ही ना हो कितना है कितना नहीं है, किसी गाड़ी से वो 100 रुपया ले रहे हैं, किसी गाड़ी से 150 रुपया ले रहे हैं, किसी गाड़ी से 1000 रुपया ले रहे हैं, अगर ये हो, अमाउंट सर्टेन ना हो, तो क्या लोग टैक्स पे करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक अच्छा सिस्टम वो है जहाँ पे सर्टेनिटी हो, आपको पता हो कि कौन कितना टैक्स पे कर रहा है, क्या उसकी अमाउंट है, क्या उसकी रकम है। तब ही जो है वो क्या कर रहे होंगे, लोग टैक्स पे कर रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? बराबरी। कि भाई टैक्स तुमने हर एक इंसान से लेना है, किसी बंदे को भी छोड़ना नहीं है, टैक्स सबसे लेना है, सबसे लेना है, सबसे लेना है। छोड़ना किसी को नहीं है, बख्शना किसी को नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि सबसे टैक्स कलेक्ट करना है, क्या सबसे हम एक ही अमाउंट का टैक्स ले सकते हैं? नहीं। टैक्स सबसे लेना है, लेकिन सबकी इनकम के मुताबिक, सबकी इनकम के प्रोपोर्शन में लेना है। जो ज्यादा पे कर सकता है उससे ज्यादा ले लो, जो कम पे कर सकता है उससे कम ले लो। तो इक्वालिटी ये हो चाहिए। और आखिरी है इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन को आप दो एंड से एक्सप्लेन करेंगे। एक आप उसको एक्सप्लेन करेंगे बाय द एंड ऑफ द टैक्स पेयर, या बाय द एंड ऑफ अ बिजनेस। कि टैक्सेस आप एक बंदे से कलेक्ट कर रहे हैं, वो टैक्सेस जो हैं इतने महंगे नहीं होने चाहिए। एक बंदा अगर लाख रुपया कमा रहा है और आप उससे 60,000 रुपया टैक्स लेके चले जाओ, तो क्या वो बंदा कमाई करेगा? क्या वो बंदा आपको टैक्स पे करेगा? वो क्या कहेगा, भाई टैक्स ही बहुत ज्यादा है। तो वो बिजनेस को डिस्करेज करेगा। और सेकेंडली, जो आपका टैक्स जब लिए जा रहे हैं, आपसे टैक्स कलेक्ट हुआ 1000 रुपया, खर्चा हो गया 700 रुपया कलेक्शन पे, 800 रुपया, 900 रुपया, तो क्या ये बचत हुई है? नहीं हुई। तो टैक्सेस का मैकेनिज्म ये भी इकोनॉमिकल होना चाहिए। टैक्सेस कभी भी आपके एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, और ये आपके बिजनेस को कभी भी डिस्करेज जो है वो नहीं करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब एक दफा आप इनको जल्दी से रीड कर लें, इन्हें क्रैम नहीं करना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। ये चार बातें हैं, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, सर्टेनिटी, इक्वालिटी, इकोनॉमी ऑफ फ्रैक्शन, इनको अपनी वर्डिंग में लिख लो। आपको पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं। Okay, शाबाश। जल्दी करें, जल्दी करें। जल्दी रीड करें। आगे चलते हैं। अब आगे है प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। जहां पे भी आप लेवी का वर्ड पढ़ेंगे ना, लेवी का, लेवी का मतलब होता है टू इम्पोज। क्या होता है लेवी का मतलब?
लेवी का मतलब होता है टू इम्पोज, लागू करना, लगाना, चार्ज करना। टैक्स को लेवी करने के, टैक्स को लगाने के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो हमने देखने हैं। तो रिमेंबर, हमारे पास टैक्स को लगाने के तीन प्रिंसिपल्स हैं। जो हम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, टैक्स को लगाने के हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं। एक है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एक है, उसको हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। और तीसरा है बेनिफिट प्रिंसिपल। हमारे मुल्क में कोई भी टैक्स का नाम ले, किसी भी टैक्स के कानून का नाम ले, वो इन तीनों में से किसी न किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो क्या करेगा, बेस करेगा। तीनों पे नहीं, तीनों में से कोई ना कोई किसी न किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो आपका बेस कर रहा होगा। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल नाम का मतलब क्या है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ये एबिलिटी टू पे पढ़ के आपके दिमाग में इसका मतलब क्या आ रहा होगा, व्हाट डज इट मीन। जो सारा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो भाई ये प्रिंसिपल ही कह रहा है कि आपने जो टैक्सेस जो हैं जब वो पे करने होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू पे द टैक्सेस, व्हेन यू आर गोइंग टू चार्ज द टैक्सेस, तो लोगों के उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक टैक्स लो। जो टैक्स ज्यादा पे कर सकता है उससे टैक्स ज्यादा ले लो, जो टैक्स कम पे कर सकता है उससे कम टैक्स लो। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसका टैक्स भी ज्यादा, जिसकी इनकम कम होगी उसका टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। वो याद है आपको एक बात हुई थी फेमस, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, याद है वो वाली बात। सेम सर वही चीज है, जब इनकम आता है तो टैक्स आता है, जब ज्यादा इनकम आता है तो टैक्स भी क्या आता है, ज्यादा आता है। इसको हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं। इज इट क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है द बेनिफिट प्रिंसिपल। जब हम बेनिफिट प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, तो देखें, एक है ये गवर्नमेंट, हम देख रहे हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं वो ज्यादा किसको मिल रहे हैं, वो बात करेंगे। अब सोचें जरा, एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी दुकान जो है वो ओपन की है, और एक बंदे ने अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी ओपन की है। मुझे बताएं, डायरेक्टली ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट से कौन लेगा, कंपनी वाला कि दुकान वाला? सोच के बताएं, सोचे सोचे सोचे। कंपनी वाला लेगा ना। क्यों? भाई कंपनी वाले के लिए गवर्नमेंट रोड बना देगी, ट्रांसफार्मर लगा देगी, कंपनी वाले के लिए गवर्नमेंट सस्ता लोन दे देगी, सब्सिडीज दे देगी, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो एक दुकानदार है, अगर वो दुकानदार अपनी गली के बाहर स्पीड ब्रेकर भी बनाएगा, पैरा वाले आ जाएंगे, उठा के उसको ले जाएंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा?
सर इफ दैट इज द केस तो सारा बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, कंपनी को मिल रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जिसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहे होंगे वो पर्सन टैक्स भी ज्यादा पे करेगा। जिसको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे वो बंदा टैक्स भी क्या करेगा, ज्यादा पे कर रहा होगा। ये हमारा कहलाता है द बेनिफिट प्रिंसिपल। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा बेनिफिट प्रिंसिपल जो है वो कहला रहा होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि सबसे टैक्स लेना। वो है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये सेम वही सीन है कि एक ही सफ में सबको पकड़ लिया। एक ही सफ में सबको पकड़ लिया कि भाई सबसे क्या करना है, आपने टैक्स लेना है। आपने किसी को भी नहीं छोड़ना। जिसकी पेइंग कैपेसिटी है नहीं है, कोई बंदा कम पैसे कमा रहा है, कोई बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपने सबसे ही क्या करना है, टैक्स जो है वो लेना है, टैक्स जो है वो आपने एक्सेप्ट करना है। ये है आपका इक्वल बेनिफिट प्रिंसिपल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सुबह आप लोगों ने ब्रश किया था? अगर जिसने किया है तो टैक्स तो आपने पे किया है, क्या आप लोग पैसे कमा रहे हैं? आप लोग तो कोई किसी किस्म का पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन टैक्सेस तो आपकी जेब से भी लेंगे हैं। आज पाकिस्तान में कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है, उसकी पैदाइश से लेके आज जो बंदा फौत हुआ होगा उसकी वफात तक गवर्नमेंट टैक्स लेगी। आज एक बच्चा जो पैदा हो, जिससे पहले दफा आकर पसंद में रोया वह वह किया है, उसकी वह वह के ऊपर जो फीडर आया था उस फीडर के ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर वेल्थ, हम क्या कर रहे हैं, आपसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज सेट टू बी योर, जिस प्रिंसिपल पे हम टैक्स ले रहे हैं दैट इज इक्वल बेनिफिट प्रिंसिपल। इक्वल बेनिफिट प्रिंसिपल की एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स। जो आपका दूसरा था, जिससे पहले हमने पढ़ा था, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, उसकी एग्जांपल क्या थी? इनकम टैक्स। और जो हमने पढ़ा है द बेनिफिट प्रिंसिपल, उसकी एग्जांपल क्या है हमारी? कॉरपोरेट टैक्स है। वो टैक्स जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कंपनी से टैक्स ले रही होती है। ठीक है? इज इट क्लियर? जी जनाब, इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना तो चलिए। आपको थोड़ी सी ना पीछे नॉइज आ रही होगी, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो दैट्स वाई एक दो दिन आपको नॉइज आएगी। तो टीडीपी पापा को कुछ नहीं करना चाहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? ये चैप्टर कितना आसान है, ये चैप्टर कितना आसान है। लेकिन इस चैप्टर के अगर आप जाके एग्जामिनर के मैथ्स पढ़ें, बच्चे इसमें से भी मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के एग्जांपल में सेल्स टैक्स है, सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल सेल्स टैक्स है। सेल्स टैक्स जब ले रहे हैं, ये आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और एक बंदा जो है अपना 70 वाला, वो भी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है। एक बंदे के पास लैंड क्रूजर है, वो भी बाइक में पेट्रोल डलवा रहा है। 70 वाला भी जो है वो कितने पैसे पे कर रहा है पेट्रोल के ऊपर? 198 रुपीज का टैक्स पे कर रहा है। और जो लैंड क्रूजर वाला है वो भी 100 का पे कर रहा है। क्या 70 वाले की इनकम और जो लैंड क्रूजर वाला बंदा है, क्या दोनों की इनकम सेम है? बताएं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम क्या कर रही है? टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही है आपसे?
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, गवर्नमेंट कोई कम कमा रहा है ज्यादा कमा रहा है, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ अ गवर्नमेंट। वो फिक्स 198 रुपीज ले रही है, दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक कुछ समझ तो नहीं आया? उसके बाद है काइंड्स ऑफ टैक्सेस। सर ये काइंड्स ऑफ टैक्सेस ना, मैं आपको ये जो तीन आइकन्स बने हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं इनके जरिए ही समझाऊंगा। एक है प्रोपोर्शनल टैक्स जिसको फ्लैट टैक्स भी कहते हैं, एक है रिग्रेसिव टैक्स, और तीसरा है प्रोग्रेसिव टैक्स। आप जरा आइकन देखें। प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स हमें नाम से ही बता रहा है कि ये सबके लिए कैसा है, एक जैसा है। ये सबके लिए जो है वो एक जैसा है कि आप हर बंदे से टैक्स लेंगे फिक्स परसेंटेज के ऊपर। हर बंदे से टैक्स लेंगे किसके ऊपर? फिक्स परसेंटेज के ऊपर जो है वो आप टैक्स ले रहे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। क्या ऐसा होता है कि एक बंदा जो लैंड क्रूजर से उतर के आया है और एक बंदा जो 70 से उतर के आया है, दोनों बंदे अगर कोई चीज परचेज करते हैं तो दोनों बंदों का टैक्स रेट डिफरेंट हो? नहीं ना। सेल्स टैक्स हम हर बंदे से एक ही परसेंटेज के ऊपर ले रहे हैं, 18% है, दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्स। उसके अलावा अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल डिविडेंड की, तो डिविडेंड का फिक्स परसेंटेज है, दैट इज 15%। आपको 10,000 डिविडेंड मिलेगा तब भी आपका 15% टैक्स कटेगा, आपको 20,000 डिविडेंड मिलेगा तब भी आपका 15% टैक्स कटेगा, आपको 1 करोड़ डिविडेंड मिलेगा तब भी 15% टैक्स कटेगा। तो फिक्स परसेंटेज है, कोई स्लैब्स नहीं है। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स कह रहे होते हैं। इज इट क्लियर? फिर है प्रोग्रेसिव टैक्स। आप जरा प्रोग्रेसिव वाले का आइकन देखें। प्रोग्रेसिव वाले का आइकन देख के बताएं क्या समझ आती है, टैक्स कैसा होगा? मतलब आइकन को देख के एक्सप्लेन करें, क्या व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होना चाहिए? वेरी गुड। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा। इनकम कम होगी, टैक्स क्या होगा आपका? कम होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। इसका मतलब जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स क्या पे करेगा? ज्यादा पे करेगा। जिसकी इनकम कम है वो टैक्स क्या पे करेगा? कम पे करेगा। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? उसके बाद है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जरा बताएं आप।
हाई इनकम, लो टैक्स, लो इनकम, हाई टैक्स। कुछ समझ आता है कि कैसे हो सकता है कि इसी बंदे से हमने इनकम जो है वो ज्यादा ली है? सोचिए 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 सोचिए। एक चीज याद रखिएगा, कि मैं आपको एक लाइन लिखाता हूँ, ये लाइन को लिख लीजिएगा। ऑल indirect taxes are regressive in nature. All indirect taxes are regressive in nature। इस लाइन को लिखना है और ये कभी भूलना नहीं है। ये तमाम जो टैक्सेस जो इनडायरेक्टली आपसे लिए जा रहे हैं वो रिग्रेसिव है। जैसे बात करता हूँ कि आपका सेल्स टैक्स है 18%। इसको समझिएगा, 1000 रुपए की चीज खरीदी, 1000 रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से टैक्स कितना बनेगा? 180 रुपये। यही है। अब जरा देखिएगा, एक बंदा मिस्टर ए वो 500 रुपये कमा रहा है, मिस्टर बी 5000 कमा रहा है, मिस्टर सी जो है 50,000 कमा रहा है। तीनों ने ये 1000 रुपए की चीज ही खरीदी है। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स किसकी पॉकेट से गया है। अगर ए की बात करें तो ए ने 180 रुपये पे किया, उसकी इनकम 500 रुपया थी। मल्टीप्लाई 100 करके बताएं कितना परसेंट गया इसकी इनकम का टैक्स? इसकी इनकम का कितना परसेंट टैक्स गया? 36%। बी की बात करते हैं। बी की टैक्स कितना किया बी ने पे? 180, इनकम 5000, मल्टीप्लाई किया 100 से, मतलब कितना पे हुआ? 3.6%। सी की बात करें, 180, कितना पे हुआ बताएं? 0.036 आएगा। तो खुद बताएं, आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, ज्यादा इनकम में से किसकी है, ज्यादा बोझ किसको पड़ा है, ज्यादा टैक्स किसको पड़ा है? तो ये है रिग्रेसिव टैक्स, कि गरीब की इनकम से ज्यादा निकलेगा और अमीर को इम्पैक्ट इसका कम आएगा। तो रिमेंबर, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिमेंबर, all indirect taxes are regressive in nature। क्लियर है ये? समझ लगी? ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? फ्लैट टैक्स है जिसे
सेम रेट कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जो गरीब से ज्यादा अमीर से कम। और आपका प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आप देखें, ये सारी हमने बातें डिस्कस की हैं, क्या इनको क्रैम करने की, इनको उल्टा मारने की नीड है? और वी रियली नीड टू क्रैम दीज थिंग्स और नॉट? वी रियली डोंट नीड टू क्रैम दीज थिंग्स, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉस के, जो हम ये टैक्स लॉस की बातें कर रहे हैं, इसके क्या फीचर्स हैं उसको जरा हमने यहाँ पे देखना है। सबसे पहला फीचर कि टैक्स जो है वो इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। टैक्स क्या है? इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, वॉलेंट्री नहीं है। गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है, आपको गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि अल्लाह के नाम पे अगर तुम्हारा दिल करता है बाबा टैक्स दे दो, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट लीगली गन पॉइंट के ऊपर तुम्हें टैक्स लेके आती है। क्या गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर टैक्स लेते हुए तुमसे पूछा था कि जी जिसका जितना दिल पे करता है उतना टैक्स पे कर दे, हम बड़े गरीब हैं? क्या ऐसा कुछ हुआ था? गवर्नमेंट आपसे क्या कर रही है, जबरदस्त टैक्स ले रही है। क्या आप लोग जाके कह सकते हो नहीं जी मैंने पेट्रोल पे टैक्स इतना नहीं देना क्योंकि आपका पेट्रोल धुला हुआ नहीं है? आप ये भी नहीं कह सकते। तो ये इनफोर्स कंट्रीब्यूशन है। ये क्या है? इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। ये क्या है? इनफोर्स कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा सेकेंडली टैक्सेस जो हैं वो जनरली हम किस फॉर्म में लेते हैं? कैश की फॉर्म में लेते हैं। आपका टैक्स कैलकुलेट हुआ, आपके टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हुई, 2 लाख टैक्स बना, और आपने कहा मेरे पास 2 लाख की 2 बकरियां हैं, ये बकरियां पकड़ ले टैक्स दे दे, ऐसा बनेगा? नासरी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये हमेशा आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा। ये हमेशा आपको किस में पे करना पड़ेगा? कैश में ही पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। फिर टैक्सेस जो है वो प्रोपोर्शनेट इंजेक्ट होते हैं, कि ये हमेशा परसेंटेजेस में लगते हैं, 10%, 20%, 15%, 25%, परसेंटेजेस में लगते हैं। पर टैक्सेस लगता है किसके ऊपर है? आपकी इनकम के ऊपर लग रहे होते हैं, आपके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लग रहे होते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर। जो आपके असासे हैं ना, जो आपके एसेट्स हैं, उनके ऊपर ही गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, हमेशा टैक्सेस जो है वो ले रही है। गॉट इट? फिर टैक्स लेता कौन है? टैक्स हमेशा स्टेट लेती है। स्टेट किन के ऊपर लेती है टैक्स? जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन पे हो। देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में आपके अगर आपके फ्लैट है ना, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के फ्लैट्स के ऊपर आपसे टैक्स ले सकती है। लेकिन अगर आपके फ्लैट लंदन में है तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि लंदन के फ्लैट्स पाकिस्तान की हदूद में नहीं आते। तो जो इनकम, जो एसेट्स, जो प्रॉपर्टी, जो वेल्थ आपकी स्टेट की हदूद में होगी, हमेशा टैक्स जो है गवर्नमेंट उसी के ऊपर ले रही। टैक्स लेती गवर्नमेंट कैसे है? जो उसकी लॉ मेकिंग बॉडी है, मुकादना पार्लियामेंट के जरिए वो अपना कानून पास करवाती है, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स जो है वो ले रही होती है। ठीक है? और टैक्स लिए क्यों जाते हैं? अवाम के लिए। हम टैक्स लेते हैं अवाम के फलाह व बहबूद के ऊपर, जो है हम क्या करते हैं, हम खर्च कर रहे होते हैं। तो टैक्सेस आपके लिए ही गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, कलेक्ट कर रही होती है। इज इट क्लियर? उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ अ साउंड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम किन असूलों के ऊपर, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो होती है। इधर वाइट टेप लेके आना इतना। एक अच्छा सिस्टम जो है वो इन असूलों के ऊपर जो है वो क्या करता है, बेस रखता है। सबसे पहला है फिजिकल एडिक्वेसी। फिजिकल का मतलब क्या है? किसी को आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल? फिजिकल कहते हैं हमेशा, रिमेम्बर कैश को। फिजिकल किसे कहते हैं? रिमेम्बर
फिजिकल हमेशा कैश तो कहते हैं, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेसी? एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? जो मीट योर नीड, सफिशिएंट, यही ना सफिशिएंट होना। तो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम क्या है? जो फिजिकली एडिक्वेट हो, मतलब जो आपकी कैश की नीड है उसको पूरा करके देने वाला हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ साउंड, उसको हम एक अच्छा सिस्टम मानते हैं। अगर आपको कैश ज्यादा चाहिए, आपका सिस्टम आपको ज्यादा कैश जो है वो जनरेट करके देने का काबिल। अगर आपको कैश कम चाहिए, तो सिस्टम जो है वो आपको कैश कम कर देगा। मतलब जो आपको कैश की नीड है, पैसे की नीड है, वो पूरी कर रहा हो। पैसे बढ़ाने हैं, सिस्टम इस काबिल है कि पैसे आपको एक्स्ट्रा ला के दे देगा। पैसे कम करने हैं, सिस्टम इस काबिल है कि पैसे जो है वो क्या कर देगा, आप पे कम करवा देगा। दैट इज द फिजिकल एडिक्वेसी। आप एक कैश की जरूरत पूरी करें। क्या सवाल है मेरा, आपके ख्याल से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो फिजिकली एडिक्वेट है? सोच के बताएं। क्या हमारा सिस्टम हमेशा हमारी कैश की जो नीड्स हैं, जो कैश की जरूरियात है, उनको पूरा करता है? ना। अगर करता होता तो हम आईएमएफ के पास न जाते, हमारा बजट डेफिसिट ना होता। हमारा बजट डेफिसिट इसीलिए बिकॉज हमारा सिस्टम जो है वो हमारे नीड्स को पूरा नहीं कर रहा। उसके बाद है इक्वलिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, तो बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी? इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी। बराबरी ना। अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सबसे टैक्स लो। बराबरी तो यही है ना। इक्वलिटी, इंसाफ तो ये है ना, पाकिस्तान में हर एक से टैक्स लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है। यही इंसाफ का तकाजा है ना। लेकिन क्या हर एक से टैक्स ले और सेम ले तो क्या इंसाफ होगा? नहीं। इक्वलिटी और जस्टिस, इक्वलिटी बराबरी, जस्टिस इंसाफ। बराबरी और इंसाफ में फर्क है। बराबरी है सबसे टैक्स लो। जस्टिस का मतलब है कि जो जितना पे कर सकता है उससे उतना टैक्स लो, जो कम पे कर सकता है उससे कम टैक्स लो, जो जरा पे कर सकता है उससे आप टैक्स ज्यादा लो। तो इसको हम कहते हैं इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। ये दोनों जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, क्या ये आपको क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है? एडमिन, स्टाफ, एफबीआर। फिजिबिलिटी, आसानी। आप खुद सोचें, अगर निज़ाम बड़ा मुश्किल हो, लाइनों में लग के टैक्स पे करना हो, अवाम करप्ट हो, किसी की सुनती ना हो, किसी की बात ना मानती हो, अगर ये सारा कुछ चल रहा हो, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो, सिस्टम की समझ ना आए, क्या लोग टैक्स पे करेंगे? आप अपने हाथ में रिटर्न जमा करके लाइनों में लगे हुए हैं, टैक्स ले लो, टैक्स ले लो, आवाजें लगा रहे हैं, क्या लोग टैक्स पे करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू पे अ सिंगल। ऑन द अदर हैंड निज़ाम अच्छा है, अच्छे ऑफिस हैं, आप जाते हैं, इज्जत से मिलते हैं, ठंडा पानी मिलता है, इसलिए बैठते हैं, इज्जत से कंफर्टेबल चेयर है, अमला पढ़ा लिखा है, आता है, समझाता है, बताता है, आसानी पैदा करता है। अगर वो सिस्टम आपके लिए आसानी पैदा करेगा तो कल टैक्स पे करेंगे? करेंगे। तो जितना सिस्टम बेहतर होगा, जितना एडमिनिस्ट्रेटिवली इजी होगा, लोग टैक्स पे करेंगे। इसकी आपको एक और बेस्ट एग्जांपल दूं। आपको पता है टोल टैक्स पे कैश की पेमेंट्स उसको रिसीव करना औखा काम था, एम टैग इजी है। जब ये कैश लेन्स में लाइन लगी होती है, लोग धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन जो एम टैग है उसमें यूं निकलते हैं। मैं ट्रेवल करना होता है भाई, लोड करता है वो गया एम टैग, ब्रेक नहीं मार रही, पीछे जाना है वो छड़ दो, पीछे वो गाड़ी आगे मेरी। एम टैग है ना, सहूलत है। वो सहूलत है तो अवाम इजी में है। एक दफा ना लाहौर आते हुए ना वापसी पे मुझे था कि ना मेरा एम टैग का बैलेंस जो है वो पूरा है, और मैंने चेक किया, मुझे था पूरा, ये कोई मसला नहीं है।
और मैंने नहीं किया। मैं पहुंचा तो उसने कहा जी लो बैलेंस है। अब लो बैलेंस पे हुआ क्या, मैं एमटेक की लेन पे, पूरी लेन पे गाड़ी रिवर्स की, फिर जाके वो गैस पे लगा और अच्छा खासा मैं बाजार हुआ, अच्छा खासा बाजार हुआ। मेरे लिए फिजिबल नहीं था, एमटेक वाज फिजिबल फॉर मी। तो वहां सिस्टम जहां बेहतर था वहां टैक्स पे करता मजा आता था। वहां पे कैश पे मैंने टैक्स भी एक्स्ट्रा पे किया, जमीन भी बखरा हुआ, आवाजारी भी बखरी हुई, उसके अलावा टाइम भी मेरा वेस्ट हुआ। तो दैट वाज नॉट फिजिबल। ओके। उसके बाद है कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, कि आपके जो माशी अहदाफ हैं उनके साथ ये मुताबिकत रखता हो। आपको तरक्की करनी है, आपको पैसा चाहिए, एक अच्छा सिस्टम वो है जो आपको मजीद पैसा और मजीद पैसा और मजीद पैसा और मजीद पैसा जो है वो क्या करे, ला के दे, जो आपके इकोनॉमिक गोल से सस्टेन कर हो। ठीक है जी। उसके बाद है डिफरेंट टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान। इसको तो याद नहीं करना। जब आपका टैक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, और खास तौर पर जब अगले वीक में मैं सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जब आप सेल्स टैक्स पूरा कर लोगे, जब आप इनकम टैक्स पूरा कर लोगे, तो आप डायरेक्ट टैक्स और इन टैक्स के ऊपर अपना माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिख सकते हो। माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे जो है वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। वैसे अगर मैं आपसे अभी पूछूं, बिकॉज तुम लोग पीआरसी में भी पढ़ के आए हो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? और नहीं, ये होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि वो वाला टैक्स जो डायरेक्टली आपकी इनकम से हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। विच इज डायरेक्टली आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी वेल्थ ले आ रहा है। वो अगर टैक्स फॉर एग्जांपल तस्नीम का है तो तस्नीम ही पे करेगी, उसका टैक्स कोई और पे नहीं कर सकता। तस्नीम की इनकम के ऊपर है। साथ के अगर एसेट्स है तो साथ के एसेट्स के ऊपर टैक्स है। अगर हामिद के पास कोई वेल्थ है तो हामिद के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। वो फिर टैक्स बाय पास नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली दे आर लाइबल फॉर इनकम एंड एवरीथिंग। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। ओके। क्लियर है? और इनडायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली हम आपकी इनकम में ही ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रवाहा, रवाहा तुम पैसे कमाते हो? ये ना कहीं सर, यस मैं पैसे कमाता हूँ, और मैं आज मुझे बचपन में सभा लोड वाली कहते थे, तो मैं रवाहा स्लैश सभा लोड वाली बन के पैसे कमा रहा होता हूँ, ये ना कहीं मुझे। दोनों तो पैसे नहीं कमाते, ऐसे ही है ना? लेकिन तो टैक्स पे करते हो। आज तुमने सुबह के क्या खाया रवाहा, बताओ? कोई चाय बिस्किट कॉफी चर्च सूटा कुछ लिया? चप्पल? ओ यार, फ्लाइंग चप्पल। फ्लाइंग चप्पल तो टैक्स फ्री होती है। पाकिस्तान का टैक्स खत्म हो सकता है अगर हम अम्मी की कुट के ऊपर फ्लाइंग चप्पल के ऊपर टैक्स लगा दें, और लड़कियों के बोलने के ऊपर, बिकॉज दो खवातीन तब खामोश होती हैं जब उसमें से एक फौत हुई हो। वो तब भी फौत नहीं होती, लगी होती है टूर गई है, मर गई, छड़ गई मैनू, वो तब भी खामोश नहीं होती। तो रवाहा ने बिस्किट खाया, तो रवाहा ने टैक्स पे किया, लेकिन रवाहा के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स लेके गई है। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है वो क्या करके गई है, आपसे टैक्स जो है वो लेके गई है, बिकॉज दैट इज चार्ज ऑन योर सेल्स, दैट इज चार्ज ऑन योर परचेजेस। आपके खर्चों के ऊपर टैक्स है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है जी। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट एग्जांपल में सेल्स टैक्स है। इनकम टैक्स हमारे सिलेबस का 70% है, सेल्स टैक्स जो है वो हमारे सिलेबस का 30% है। जो हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसके ऊपर माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिख सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं और हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्यों कह रहे हैं। ओके। उसके बाद अरे हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, इसको बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज आई आपको लगता है आपसे एग्जामिनर जो है हिस्ट्री पूछेगा, आपसे आई क्या आपका एग्जामिनर फ्यूचर पूछेगा?
आपसे एक एग्जाम में हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे वो सवाल देगा जो आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा होगा, तो डोंट वरी। हिस्ट्री नहीं आती। हिस्ट्री में है भी क्या? 1857 में जंगी आजादी हुई, हम हार गए, बड़ी कुट पड़ी, बहुत मारा अंग्रेजों ने, टगा टगा के मारा। कौन था हमारा एम्परर? बहादुर शाह जफर, याद है? उसको उठा के ले गए थे, उसको जेल में रख के मारा। मेरे ख्याल से अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज हाफिज साहब थे, और बहादुर शाह जफर ना 804 में गया था। तो उस जमाने की 804 में उसको जो पड़ी थी ना, वो यहाँ पे हो गई। अब ये कोई खुदा का वास्ता है, कोई पीटीआई का सपोर्टर ऑफेंड ना हो जाए। इतनी जल्दी तो बात का, मेरी वाली बुरा नहीं मानती, इतनी जल्दी बात का पीटीआई वाले बुरा मान जाते हैं कि आपने 804 का नाम ही क्यों नहीं लिया। तो नेक्स्ट टाइम 804 का नाम लेने से पहले हमें बावजू हो के, गुसल करके, माउथ वॉश इस्तेमाल करके फिर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज पीटीआई वाले जो है वो 804 का नाम करते हुए ऑफेंड हो जाते हैं। तो क्या था उसका शेर बहादुर शाह जफर का, कि 2 दिन 4 दिन मांग के लाए थे, 2 दिन कट गए इसमें, 2 दिन कट गए उसमें, ऐसे ही ना? क्या शेर था वो? इस तरह कुछ चीज है तो, कि 4 दिन थे, 2 दिन इधर, 2 दिन। मेरे ख्याल से बहादुर शाह जफर ने ना पैकेज लगाया होगा 5 दिन का, तो उसको लग समझ गई कि भाई ये तो पैकेज बड़ा लग गया है, 4 दिन जिंदगी देगी ये। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। अरे इसमें ना आरजू कौन थी और इंतजार कौन था, ये सोचना पड़ेगा कि वो किस आरजू का इंतजार कर रहा था। तो वो बड़ी कुट पड़ी, बहुत कुट पड़ी थी। इसके सामने इसके तमाम बेटों को उड़ा दिया गया था, गले काट दिए गए थे। देन दे डिजर्व द डाउनफॉल, लिटरली दे डिजर्व, बिकॉज अवाम से डिस्कनेक्ट थे। खासतौर पर अब अपनी बात है, जितना मैं रगड़ू ना मुगलों को, मैं भी मुगल ही हूँ, ये शाही किला मेरा है। अगर ये शाही किला को हम तकसीम करें विरासत में, तो मेरे हिस्से में एक ईंट आती है, मैंने वो लेके चली जानी है किस दिन, तो मैंने अपनी हिस्से की ईंट निकाल देनी है। भाई इनहेरिटेंस है, हमारे आबाओ अजदाद ने राज किया है, पैसा कमाया, छापा है। उस वक्त हमारे आबाओ अजदाद के पास हाथी होते थे, दैट वाज इक्वल टू मर्सिडीज। अब हमारे पास तो मेहरान नहीं है, गरीब, ये भूखे नंगे आबाओ अजदाद थे। एनीवे, फिर 1857 में अंग्रेज आ गए, इंडिपेंडेंस वॉर हुई, हार गए, बहुत मार पड़ी। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने कहा कि चलें जी, अब इस पे कब्जा कर लिया है, और जो वो हमारा ब्रिटिश एम्पायर है, वो मलका बरतानी जो यूके में बैठी हुई है, तो उसको, जो बजट डेफिसिट था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस सब कॉन्टिनेंट में टैक्स लगा दिया। याद है? तुम 2 गुना लगान पे करेगा। तो वो 2 गुना लगान जो है, वो यहाँ पे अंग्रेजों ने लगा दिया 1860 में। फिर उस 1860 के लगान को, जो कानून था, उसको 1865 से रिप्लेस कर दिया। फिर 1860 86 में जो ट्रेडर्स थे, उनके ऊपर जनरल इनकम टैक्स जो है वो लगा दिया। फिर 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर वन चली। उधर अर्तुगरुल वाले भाई साहब की अबाउज दाद को कुट पड़ गई, हमें भी पड़ी है। देखें, वो कहते हैं ना, डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय चपेड़े तितर, वही हुआ। तो ऑटोमन्स को उधर पड़ गई, इधर हमें पड़ गई। तो कुछ तकरीबन 90 के साल पहले मुगलों को चित्र पड़ गए, और कुछ से कोई 80 को साल बाद वो जो सुल्तान अब्दुल मजीद था, मेरे ख्याल से, उन्होंने पै गई हैं, उसकी भी औलादों को कत्ल कर दिया, कुछ औलाद चिल्ला वतन कर दी, वो बेचारे कर्जे ले लेके मरे थे, और उनके जनाजों के ऊपर लोगों ने कर्जे मांगने आ गए, तो ये हालात हुआ था। हुई सुथरी थी वैसे, अच्छे खासे ऑटोमन्स थे, देवर ऑन अ पीक, पीक पे होते थे। फिर अय्याशी में पड़ गए, जहां पे अय्याशियों में आए ना मुसलमान हुक्मरान, वो उड़े हैं। आप कभी जाके मुसलमान रूलर्स की हिस्ट्री पढ़िएगा, ब्राइट है। जब तक ये अपने मकसद के साथ सिंसियर रहे हैं ना, ये बड़े ब्राइट रहे हैं। लेकिन जैसे ये अय्याशी में पड़े ना, ये तबाह हो गए। ये जैसे 1880 में जब सुल्तान अब्दुल हमीद आया था, सेकंड वन, तो उस जमाने में ना, जो इस्तांबुल की आवाम की लड़कियां थी, उनको फ्रांस की फ्रॉक का शौक चढ़ गया था। वो फ्रांस की फ्रॉक का शौक ऐसा लेके डूबा कि आज तक ऑटोमैक्स नहीं निकल पाए, तो अयाशियां लेके डूबी हैं। इसका मतलब मुझे आप नेक्स्ट पीएम बनाए, मैं भी याशियां करूंगा, फिर मुझे भी कुट पड़ेगी, लितर पड़ेंगे। तो वैसे भी पड़ जाते हैं हमारे यहाँ पे। आप याशी ना भी करें ना,
आपकी अगर कमीज में सुराख भी है, लितर फिर भी पड़ने ही पड़ने हैं पाकिस्तान में। उसके बाद 1970s में इन्होंने एक सुपर टैक्स लगा दिया उन कंपनीज के ऊपर जिनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 50,000 था। मतलब उस जमाने में जो कंपनी जिनकी रिटेन्ड अर्निंग 50,000 थी, उसका जो है इन्होंने टैक्स लगा दिया। उसके बाद 18 में वॉर अमेंडमेंट्स की, 20 में उन्होंने एक्ट को मजीद मॉडिफाई कर दिया, 22 में उसको इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। फिर 1947 आ गया। फिर बाबा जी ने हमें नोट दिया, बाबा जी की तस्वीर थी। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि हमारी करेंसी के ऊपर जो कायदे आजम है उनका यही वाला पोज क्यों है? इतनी उनकी एस्थेटिक तस्वीरें हैं, प्रॉपर ओजी जिसे कहते हैं ना, गैंगस्टर वाइब्स आती थी। तस्वीर उन्होंने ऐसे लगाई हुई है जैसे कायदे आजम कभी जिंदगी में हंसे ही नहीं है। कोई तस्वीरें तो उनकी अच्छी लगनी चाहिए। फिर 1947 में हम पाकिस्तान बन गए, हमने गाने गाए कि यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है। वैसे पाकिस्तान है नेमत अल्लाह की, एहसान है अल्लाह का। क्योंकि जितना रोले वाला प्लाट हमारा है ना, दुनिया में किसी का रोले वाला प्लाट नहीं है। ये सज्जे फड्डा, खब्बे फड्डा। इधर हम इंडियंस को मार रहे होते हैं, उधर अफगानियों का तो दूर गर्म हो जाता है, उनको ठोक के आते हैं। और इन दोनों को ठोकते हैं, वो ईरान का जज्बा जाग देता है, वो भी हम पे हमला कर देता है, फिर हम उसको मार के आते हैं। और फिर यहाँ पे चाइना नाराज होकर बैठा होता है, उसको सीधा करते हैं। फिर वो एक बैठा हुआ है, एक सुअर इसराइल, वो चौथे मोहल्ले में वो हमें पंगे कर रहा होता है। तो हर एक से पंगा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में सबसे बना के भी रखी है, सबसे पंगा भी है। तो वो था ना पिंड का एक, हम हर गांव में ना एक पिंड पे बदमाश होता है, जो होता गरीब है, रज के गरीब होता है, जस्ट लाइक अस। हर एक से उधार मांगा होता है, हर एक से उधार मांग के ना घर चला रहा होता है जैसे हम चला रहे हैं। लेकिन होता बदमाश है कि कभी भी फड्डा हो जाए ना गांव में, तो हर एक की लड़ाई में जाके अगला कुछ बड़े छुड़े मार के आता है, वो हम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हर एक से पैसा पकड़ते हैं, कहते हैं भाई है ना, फिक्र नहीं करनी, देख कौन रहा है, सुपारी ली हुई है। अभी हमने लिया है पैसा सऊदी अरब से, तो हमने सुपारी ले ली है कि कोई बंदा सऊदिया को हाथ नहीं लगा सकता। तो हम इस तरह लगते हैं। और सुपारी ले किसकी है? मारना किसको? उधर दो अफगानी मारने हैं, तीन इंडियंस मारने हैं, और वो दूर जाके दो इसराइल मार करना, डैट्स इट, कहानी खत्म। तो सही बदमाश कौम है हमारी। अच्छा, हम वापस आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। फिर आगे 1979, अब देखिए 1922 का जो इनकम टैक्स एक्ट आया था, पाकिस्तान 47 में बन गया। 47 में पाकिस्तान बनने के बाद भी 1979 तक वही कानून चल रहा था जो अंग्रेज ने बना के दिया था। 79 में जिया साहब ने आने के बाद उनको ख्याल आया, कोई ये तो निजाम ही काफरों का है, हम काफरों के निजाम के तहत क्या टैक्स ले रहे हैं, ये टैक्स ही काफर वाला है, इसलिए हम अब टैक्स लेंगे, इस्लामी टैक्स लेंगे। हम अपना कानून लेके आएंगे, उसका नाम होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। और किया क्या था, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और तालियां मारी, वाह भी वाह, हो गया जी, निजाम आ गया। अभी तक आप लोग बीएलडी पढ़ रहे होते हैं ना, बीएलडी पढ़ रहे हैं ना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्ट कब बना होगा जरा बताएं, कब का, किस सदी में बना? 1886 में है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1886, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है 1872 का, ऐसा ही है ना? अब देखें, 1872 मतलब जब वो मुगलों को चंडे मारने के बाद आपने टैक्स एक कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया। ओ भाई, आप लोग आज भी वो पढ़ रहे हो कि उसने खत भेजा, मैंने खत भेजा, खत लेके दोनों चलते चलते आ रहे हैं, डाके की टक्कर हो गई, इसका खत वहां चला गया, इसका खत वहां चला गया, तो क्या करना होगा? तो ओ भाई भाड़ में जाओ, व्हाट्सएप वाली जिंदगी है, सुकून से व्हाट्सएप करो, एक वॉइस मैसेज भेजो, कहानी खत्म। नहीं, हमने खत्ते पहुंचाने हैं। वो जिंदगी में कभी ऐसा खत देखना है? अब जो मेल भी हम भेजते हैं भाई, एक्सप्रेस मेल जाती है, ये टीसीएस यूं गया, कल शाम को पहुंच गई, वो खत चला, खत को चलते चलते 7 दिन हो गए, यहां से जवाब चलते हो गए 7 दिन हो गए, डाकियों डाक रास्ते में ईद आ गई, इसके डाकिए ने इसके डाके से गले मिला, ईद मुबारक कही, तो खत एक्सचेंज हो गए। अब इसके पास ऑफर आ गई, इसके पास एक्सेप्टेंस आ गई, तो क्या करना है?
भाई मुझे क्या पता हो, तू मुझे अगले बंदे का व्हाट्सएप नंबर दे, मैं उसको अभी व्हाट्सएप कर दो भाई, लेनी है कि नहीं लेनी, कल गल मुकाओ। ए भाई बच्चों की जिंदगी हजीरन की हुई है, आसान सा कानून लेके आए, जल्दी जल्दी बच्चे कैफ का लॉ पास करें, कोई जिंदगी में सुकून तो भाई, क्या क्या याद कर रहे हैं। ईमेल करा लो भाई यार, ईमेल भी अपसोल्यूट हो गई, अब तो ईमेल भी नहीं करते। आप हमसे पूछे भाई, अगर अगले बंदे का रीड रेसिपेंट ऑफ हो, डबल टिक ऑफ हो, तो किस तरह चलेगा पता कि उसने हमारा मैसेज रीड किया कि नहीं किया, ये पूछो ना हमसे। हम तो ये जनरेशन है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, खाता पहुंचा, जवाब आया। अजीब लोग हैं। और हम 1872 कानून पढ़ रहे हैं 2026 में। वाह, पौने 200 साल पुराने। वो देखे ना, बैरी आप अच्छा, आपने खत लाहौर से निकाला, खत भेजा सऊदी अरब में, रास्ते में ईरान ने मिसाइल मारा जहाज पे, जहाज गिर के जहाज डूब गया। अब वो खत जो डूब गया, क्या उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ? ओ भाई मैंने व्हाट्सएप दो यार, एक में व्हाट्सएप करना है, पूरी दुनिया कम्युनिकेट हो जाएगी। एवं अभी भी हम वही कानून पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद 2001 आ गया, फिर 2001 में मुशर्रफ साहब ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दे दिया, वही ऑर्डिनेंस चल रहा है, उसी में अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उसी में तरमीम दर तरमीम करके हर साल फाइनेंस एक्ट हमारा आता है, वही चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ना ढोला ना रोला, कोई टेंशन वाली है ही नहीं, ना हमने सोचना है, ना हमने अपडेट करना है, ना हमने अपना टैक्स का सिस्टम बेहतर करना है, ना मसला है हमारे खत्म होने। तो सिंपल इज दैट, ना ढोला होगा ना रोला होगा, वी आर बिलीवर ऑफ दैट। ठीक है जी। तो ये सारी हिस्ट्री पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम की। यार आई गेस मैं ज्यादा अच्छी हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँ। ठीक है जी। तो चैप्टर हमारा ये एंड होता है, इसके पास पेपर आप लोगों ने खुद करने हैं। और टैक्स की हिस्ट्री याद रखनी है, मम्मा तेरे को है याद नहीं होना कि टैक्स स्पेलिंग की ने TAX है कि TEX है, तो हिस्ट्री याद कर लेगा, जा जा जाके चाय पी कॉफी पी आराम कर, जिंदगी अपनी एंजॉय कर, हिस्ट्री याद नहीं करनी। जो चीज याद करने वाली है वो मैंने दो लेक्चर में बता दी है कौन कौन सी थी। एक आपके टैक्सेस के बेनिफिट्स हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है, डेवलपमेंट है, काइंड ऑफ टैक्सेस है, प्रोपोर्शनल टैक्स है, ये चीजें बस याद करनी है, याद कुछ भी नहीं करना, रट्टा कुछ भी नहीं मारना। एक दफा कहानी सुन ली है, मैंने पूरी कहानी कराई है आपको फुल, कि आपकी जेहन में रहे, जाके अपनी जनरल नॉलेज की बेस के ऊपर लिखो, जवाब आएगा, मार्क्स में पूरे मिल जाएंगे। आसान सा सब्जेक्ट है, आराम से पास हो जाता है, अब आम का पास ही नहीं हो रहा। 70% बच्चा फेल इसमें हो जाता है, पता नहीं क्यों। कहते हैं खुद कर लेंगे, खुद इनसे होना नहीं है, फिर फेल होके बैठे होते हैं। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो इंतहाई सियासी चैप्टर होगा, लेकिन मैं वो इंतहाई गैर सियासी करके चैप्टर पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान। इस वीक में फिर मैं एथिक्स भी खत्म कर दूंगा। तो ये वाला ग्रिड हमारा पूरा हो जाएगा, फिर इस ग्रिड का एक ग्रैंड टेस्ट होगा, उसके बाद सेल्स टैक्स। तो ईद से पहले पहले सेल्स टैक्स हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने लैपटॉप चेंज किया है। देखो देखो देखो, भाई ने कितनी अच्छी बात की है। भाई ने कहा सर हम अनएथिकल लोगों को आप एथिक्स सिखाएंगे, यार तूने मेरे दिल की बात कर दी है। इतने एक अनएथिकल लोगों को एथिक्स सिखाने पड़ेंगे, जो जर्दे के ऊपर कस्टर्ड डाल के खाने वाली कौम को। हाय। चले, जिंदगी के नशेबो फराज में नशेब ही नशेब आ रहा है, जिस दिन फराज आ गया तो जिंदगी गई। मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी। लैपटॉप मैंने चेंज कर लिया, लैपटॉप पिछला टूट गया, तो उसकी हिंज टूट गई थी, तो लैपटॉप नया लिया। तो अब कल टाइम पे क्लास होगी। तो आज चैप्टर मैंने पूरा कर लिया। अमीर लोग नहीं, गुर्दा बेच के टांके लगे हैं मेरे अभी तक, अमीर लोग कहाँ पे, कर्जों पे धागे सारे चल रहा होता हूँ मैं। तो एफ वाली क्लास ना कोई हम शुरू करते हैं, कोई 15 मिनट बाद। ठीक है जी। क्योंकि इसकी वीडियो सेव होगी गलती से ऑफलाइन, अब इसकी वीडियो प्रोसेस होने के बाद अगली क्लास शुरू होगी। वो रिकॉर्डिंग मैंने क्लाउड पे सेव नहीं की, मैंने पीसी पे सेव कर ली है। तो 15 मिनट में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर अब क्लास शुरू करते हैं एफ। ग्रुप पे मैसेज कर देना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई, तेरा भी अल्लाह हाफिज, वहाँ पास कर ले, तेरी मेहरबानी।